आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। मैथ का पहला एक्सरसाइज रियल नंबर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से है उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज में क्या क्या हमको पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए जिससे आप एग्जाम में आसानी से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। इस सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। आगे भी इसी तरह से एक दिन मैथ का चैप्टर, एक दिन साइंस का चैप्टर, ऐसे ऐसे करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज में जो पढ़ना है उससे पहले आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो आपके कमरे में जो लाइट अभी जल रहा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। जो फैन आपके कमरे में लगा हुआ है, जो कूलर लगा हुआ है, जो एसी लगा हुआ है, बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बिना अभी आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो अभी आपके हाथ में ही होगा जिस फोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। आदमी अभी सांस के बिना जिंदा रह सकता है लेकिन फोन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं? अभी जो बर्बादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल देखते होंगे। गाना बजाना बज रहा है, पूरा डीजे बज रहा है, पूरा लाइट लगा हुआ है। वो सारा लाइट किस चीज़ पर चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पर। आगे जब सिग्नल खराब होने वाला है तो अभी उस सारे इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करके वो सब चीज़ को चकाचौंध करते रहते हैं। वैसे आप उस सब को बर्बाद होने दीजिए, आप अपने 10th पर फोकस कीजिए। सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है चार्ज के बारे में जानना। चार्ज कितने तरह का होता है? जैसे कोई एक एटम है, मान लेते हैं ये एक सोडियम एटम है। ठीक है, ये एक सोडियम एटम है जिसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और थर्ड ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही रहता है और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला चीज क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है। और निगेटिव चार्ज कैरी करने वाला क्या है? वो जो ऑर्बिट पर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में किसी समय रिपेल और किसी समय अट्रैक्ट करता है। रिपेल कब करेगा? जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाएगा तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। 2 निगेटिव चार्ज एक साथ आ जाएगा, ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एक साथ आए तो ये आपस में अट्रैक्ट करता है। एक जैसा कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, वो आपस में रिपेल ही करता है। और अपोजिट चार्ज यदि आ जाएगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता है, ये तो अब आपको समझ में आने ही लगा होगा। और वो गाना है ना, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूँ। क्यों चले आते हैं? क्योंकि अपोजिट चार्ज वहां पर है। अब एक और चीज जो इसमें याद रखने वाली है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में दोनों में सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैल्यू क्या होता है चार्ज का? वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आपको चार्ज का एसआई यूनिट भी याद रहना चाहिए कि चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब तो यदि आपको चार्ज पता है तो ये निकालना आसान होगा, यदि वैल्यू आपको याद है वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा।
यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। अब इससे इसको डिवाइड देना है तो एक 10 को हम यदि बाहर निकाल लें और इसको यदि डिवाइड दें तो ये वैल्यू हो जाता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक कूलम चार्ज में। आपको पैदा करने के लिए जितना स्पर्म रेस नहीं लगाया है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सिर्फ एक कूलम चार्ज में। अब अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह उसको पहुंचा देना, वो कंडक्ट कर देना। ये एक्सरसाइज इलेक्ट्रिसिटी का है तो हम इसके बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर देता है उसको कहते हैं कंडक्टर। हीट को जो कंडक्ट करता है उसको भी कंडक्टर, वो कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर रहा है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। दूसरा क्या है? वो है इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोक देता है, वो आगे ही नहीं बढ़ने देता, उसको कहते हैं इंसुलेटर। तीसरा क्या है? वो है सेमीकंडक्टर। जब ये पूरा भेज देता है, ये बिल्कुल नहीं भेजता है, तो सेमी मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत तनी तनी जब भेजेगा तो उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये होता है सुपर कंडक्टर। इस स्टेट पर किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है मरकरी एट द 4.5 डिग्री केल्विन। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होता है? वो है सिलिकॉन। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस डिवाइस में इस सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। आप जो मेमोरी कार्ड देखे होंगे या फिर आप सिम कार्ड यदि देखे होंगे तो उस मेमोरी कार्ड में आगे के लेयर में इस तरह से जो लगा हुआ रहता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो येलो कलर का बहुत सारा पोर्शन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा हुआ है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। एक सिलिकॉन वैली भी है। ये सिलिकॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचर के लिए भी और प्रेजेंट के लिए भी है। इंसुलेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है उसको यदि इंसुलेट नहीं किया गया, उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर नहीं चढ़ाया गया या फिर किसी और चीज़ से उसको इंसुलेट नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा वो खतरनाक हो सकता है। तो इंसुलेटर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है। ठीक है, तो ये सब इंसुलेटर है। पहला क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, जितना भी मेटल होता है वो सारा कंडक्टर ही होता है। जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब कंडक्टर है। जो सिल्वर गोल्ड होता है ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होता है और दूसरा वो बहुत ज़्यादा महंगा है भी। जनरली जो अवेलेबल है और वो उसमें जो सबसे अच्छा होता है वो होता है कॉपर और एल्युमिनियम, जो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी ज़्यादा उसका इस्तेमाल होता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर पाए कंडक्टर, बिल्कुल नहीं कर पाए इंसुलेटर, तनी मनी कर पाए सेमीकंडक्टर, और बहुत ज़्यादा एकदम सुपर कंडक्टर के लेवल पर ही उसको पहुंचा दिए। इसमें जनरली इसका एग्जाम्पल होता है मरकरी एट द लेवल ऑफ 4.5 केल्विन। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज़ रुका हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट को या फिर चार्ज को फ्लो करता है। तो वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर रहा है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वो दो रॉड है, एक ग्लास और दूसरा है इवोनाइट। इस दोनों पर सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। जब सिल्क के कपड़े से इस पर रब किया जाता है तो ग्लास पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर आ जाता है उस वक्त निगेटिव चार्ज। लेकिन जब इवोनाइट को रब किया जाता है तो इवोनाइट पर आ जाता है निगेटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल करके इस सिल्क के क्लॉथ में चला गया। इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज, इसीलिए सिल्क पर आ गया है निगेटिव चार्ज और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव। अब इस पर कोई भी चार्ज आया है तो चार्ज तो आ ही गया। जब चार्ज आ गया तो किसी न किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। चार्ज आ गया पॉजिटिव तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव चार्ज को।
दूसरा क्या है, इवोनाइट। जब इवोनाइट को रब किया गया तो इवोनाइट पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। इस पर निगेटिव चार्ज आ गया तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, और रिपेल किसको करेगा, निगेटिव चार्ज को। तो इस तरह से चार्ज आता है किसी भी वैसे ऑब्जेक्ट में जो है इंसुलेटर, लेकिन जब उस पर रब किया जाता है किसी चीज से तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है, जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। यदि सेम चीज को लाया जाए तो रिपेल, यदि अलग चार्ज को लाया जाए तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख सकते हैं। ग्लास रहे, इवोनाइट रहे, इससे ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बैलून है, उस बैलून पर किसी चीज़ को रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है। जो कॉम्ब है उस पर किसी चीज़ को रब करते हैं उस पर चार्ज आ जाएगा। इस मार्कर पर चार्ज आ जाएगा, आपके हाथ में जो पेन है उस पेन पर चार्ज आ जाएगा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आसानी से फ्लो करना। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में अलग बात है, जैसे वाटर करंट, एयर करंट, हर जगह पर इस करंट का इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है उसके लिए सब इस्तेमाल करते हैं करंट। यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो फ्लो कर रहा है वो होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम से प्रोटॉन निकल नहीं सकता, वो वहाँ पर बंद है, वो कैद है उस न्यूक्लियस के अंदर, उसको वहाँ से निकालना इतना आसान नहीं है। बाहर घूमते कौन रहता है हमेशा, वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो घर का बेटा है जो घर में कभी रहता ही नहीं है, बाहर नौटंकी घर से करते रहता है। और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन उस घर की बेटी है जिसको घर से निकलने नहीं दिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, वजह चाहे उसका जो भी रहे। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट से, जो भी गुड कंडक्टर है, उससे किसी भी अप्लायंसेस को नहीं जोड़ा गया है, उससे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं जोड़ा गया है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराए, उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते रहता है। उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा, कुछ दूसरे तरफ जाएगा, कुछ तीसरे तरफ जाएगा। जैसे आपको जब स्कूल में बोला जाता है कि लाइन से जाओ, यदि वहाँ पर कोई खड़ा नहीं है तो कितना बच्चा लाइन से जाता है, वो तो आपको पता ही है। एक बच्चा इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, और यदि बॉयज़ का लाइन है तब तो कोई लात मार रहा है, कोई उसका बाल खींच रहा है, कोई इसे धक्का दे दिया एक दूसरे को। लड़की सब नौटंकी नहीं करती है, वो एक मजाक करेगी, लड़िए लेगी आपस में, इसलिए ये सब मजाक उसके लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सामने नज़र आ जाते हैं प्रिंसिपल सर, कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, सारा बच्चा एकदम लाइन में आ जाता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर क्या क्रिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आ जाता है, वो डिवाइस आ गया जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा, उसका सारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक लाइन में, एक फ्लो में आगे बढ़ने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर उधर बिखरा हुआ है तो ये एक साथ सारे एनर्जी के साथ किसी चीज़ पर या किसी काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन जब सब एक साथ एक जगह पर बल लगा रहा है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और चार्ज का फ्लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो, प्रोटॉन का भी फ्लो नहीं करता। किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब ये नहीं जो उस पर प्रोटॉन आ गया है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनमा थी वो इलेक्ट्रॉनमा दूसरे के पास चली गई है। अब करंट का फॉर्मूला जान लेते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज, I यहाँ पर क्या है, करंट, T टाइम। अब तीनों का SI यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, और चार्ज का कूलम बता ही दिए, टाइम का सेकेंड ये आपको पता ही है। एम्पियर ये जो करंट है, फिर इसको डिफाइन करना होता है कि 1 एम्पियर होता क्या है। अब ये रूल ही जान लीजिए कि किसी भी चीज़ का जो डिफिनीशन उसको डिफाइन करना है तो उसमें फॉर्मूला के दूसरे तरफ जितना भी चीज़ है उसका वैल्यू यदि 1 मान लें तो इधर भी जो आएगा वो उसका कंक्लूजन 1 ही आएगा। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हम इस दोनों चीज़ को 1 मान लेंगे। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड,
through any cross sectional area or through any device is called 1 ampere of the current। किसी भी चीज़ को डिफाइन करना है तो उस सब में यही करते हैं। अब ये करंट जो है इसको मेज़र भी करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ फ्लो कर रहा है तो वो कितना एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए उसको मेज़र करने के लिए किसी डिवाइस को लगाने का ज़रूरत पड़ता है। तो जो डिवाइस करंट को मेज़र करता है उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है और इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सीरीज में ही क्यों लगाया जाता है? सीरीज में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब पैरेलल करंट होगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे, पैरेलल में करंट अलग अलग में बदल जाता है, लेकिन जब सीरीज का बात हो तो सीरीज में एक ही लाइन में है, वहाँ पर करंट पूरा फ्लो करता है। रेसिस्टेंस लो रखना क्यों जरूरी है? यदि रेसिस्टेंस इसका हाई रहेगा तो ये एमीटर ही सारा इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास रख लेगा, आगे उसको फ्लो ही नहीं करने देगा। तो सिस्टम ठीक से काम करे और ये कम इलेक्ट्रिसिटी को भी शो कर पाए, इसीलिए ये लो रेसिस्टेंस रहता है और वहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सब इसमें मेजर हो पाए, इसीलिए इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब आगे जो दो टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाना, उस लाने में जो एनर्जी खर्च होता है, उस लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ला रहे हैं तो इनफाइनाइट तो वो होगा नहीं। इनफाइनाइट से आप यहाँ समझ सकते हैं कि बहुत दूर से किसी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाया जा रहा है, तो उस लाने में जो वर्क डन हमको करना पड़ा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे बस हल्का सा ही अलग होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है? पहले कुछ और उसका क्षमता था, अब कुछ और उसका क्षमता है, तो उस क्षमते में कितना का अंतर आया है वही डिफरेंस है। और यहाँ पर किसका बात हो रहा है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्षमता, क्षमता में कितना का अंतर आया है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? व्हेन वी मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम एनी फाइनाइट पॉइंट टू एनी अदर फाइनाइट पॉइंट, किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो एनर्जी खर्च हुआ है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस इनफाइनाइट शब्द इस्तेमाल है कि इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर चार्ज को मूव करने में जो एनर्जी खर्च होता है, द एनर्जी यूज्ड इन मूविंग any unit charge from infinite to a specific point is called electric potential, and in second case when energy uses in moving 1 coulomb charge from one point to other point is called potential difference। तो ये potential difference है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और इस वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन जो चार्ज है, एक कूलम चार्ज को फ्लो करने में जितना काम करना पड़ा, तो जो भी कूलम ऑफ चार्ज है, तो वोल्ट मीटर इक्वल टू वर्क डन अपॉन ये चार्ज। वर्क डन का SI यूनिट क्या है? जूल। कूलम का SI यूनिट, ये चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम। तो जूल पर कूलम ये वोल्ट का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, ये वोल्ट इक्वल टू होता है जूल अपॉन कूलम। अब इसको यदि डिफाइन करना होगा, जैसे एम्पियर को डिफाइन करना था, तो I इक्वल टू Q अपॉन T व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एम्पियर। तो यहाँ पर भी यह क्या है? वर्क डन, और यहाँ पर चार्ज है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द 1 वोल्ट। ठीक है, ये तरीका आपको बता ही दिए किस तरह से इसका डिफिनीशन को लिखते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस था एमीटर, उसी तरह से वोल्ट को मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होगा। उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली लगाया जाता है और इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, यदि हाई रेसिस्टेंस नहीं होगा इसका, तो ये उतना अच्छे से सिग्नल दे ही नहीं पाएगा कि कितना वोल्ट का करंट यहाँ पर से पास हो रहा है। और दूसरा बात यह है कि इसको पैरेलली लगा दिया गया है, तो दूसरे सर्किट में इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है
और दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में ही। यदि इसको सीरीज कनेक्शन में लगा दिया जाएगा तो अलग अलग डिवाइस के पास जब इसको लगाया जा रहा है तो उस डिवाइस पर ये अलग अलग वैल्यू शो करेगा। लेकिन यदि इसको पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका हमेशा सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है उसमें करंट। और जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, करंट चेंज नहीं होता है। इसलिए एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाया जाता है। एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है ताकि आसानी से करंट फ्लो कर पाए, उसमें कोई रुकावट ना हो और बहुत कम करंट पर भी वो सिग्नल दे दे। इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। अब सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ एक स्विच लगा हुआ है जो कि अभी ओपन है। इसको जब क्लोज करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी इससे आसानी से फ्लो करेगा। एक एमीटर लगा दिए हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर एक बल्ब है। बल्ब को बहुत अलग अलग तरीके से भी शो किया जाता है, ये तो मैंने ओरिजिनल बल्ब ही बना दिया है। तो जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर जो भी दूसरा सिंबल है उस सिंबल को आपको याद रखना चाहिए। स्क्रीन पर मैं कोई एक इमेज लगा दूंगा उसका, वो सारा सिंबल भी आप याद रखें, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे होंगे तो उस वक्त आपको सिंबल ही बनाना होता है, एग्जैक्ट वही फिगर नहीं बनाना होता है। या फिर किसी सिंबल के बारे में पूछ भी दिया जाता है कि वो सिंबल है किस चीज़ का, वो रेसिस्टेंस का सिंबल है, कनेक्टिंग वायर का सिंबल है, किसी बल्ब का, किसी स्विच का सिंबल है, तो वो सिंबल आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन हो और आपने इसे देखा ही नहीं था। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी दो इंड के बीच में जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा। और यही करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। रेसिस्टेंस यदि बढ़ गया तो करंट घट जाएगा, यदि रेसिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगा। अब ये जानना जरूरी है कि रेसिस्टेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़ चुके हैं, करंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, रेसिस्टेंस के बारे में अभी तक नहीं पढ़े हैं। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी चीज किसी भी चीज को आगे बढ़ने में रोकता है तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। जैसे रोड पर आप देखते होंगे ब्रेकर लगा हुआ है, तो वो गाड़ी के मोशन को रोकता है, स्लो करता है, तो वो रेसिस्टेंस है उस रोड का। जैसे आप पढ़ते हैं तो रील्स आपको रोक देता है पढ़ने से, मोबाइल फोन आपको रोक देता है, फ्री फायर आपको रोक देता है पढ़ने से, तो ये सारा चीज क्या है, रेसिस्टेंस है। एक और रेसिस्टेंस जो इस उम्र में आता होगा, वो रेसिस्टेंस भी आपके एडुकेशन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो आपकी पढ़ाई में इतने सारे चीज जो बाधा है, ये सारा चीज क्या है, रेसिस्टेंस, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। यहाँ पर क्या होगा, वो कंडक्टर जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसके अंदर कोई ना कोई एटम होगा, कोई ना कोई रुकावट होगा जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकेगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस है, और जितना कम वो रोकेगा उतना कम उस ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर और गोल्ड होता है तो उसका रेसिस्टेंस कम होता है, वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है, और जिसका ज्यादा है वो बहुत ज्यादा रोकेगा। यहां से एक कंक्लूजन निकलता है, आई भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, उसी फॉर्मूला को कहा जाता है ओम्स लॉ। वो फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। यहां से करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वल टू करंट। ठीक है, करंट का SI यूनिट आपको पता ही है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का पता ही है, वोल्ट। रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, जिसको OHM लिखते हैं और इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ये इसका SI यूनिट है। अब यदि आपसे ये पूछ दे कि बताओ 1 ओम क्या होता है, तो ये निकालने का तरीका बता ही दिए। रेसिस्टेंस का SI यूनिट यहाँ पर ओम है, यहाँ V इक्वल टू आई आर से रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो 1 ओम का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको फिर सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो वोल्ट है उस वोल्ट को 1 वोल्ट कर देते हैं और करंट को 1 एम्पियर कर देते हैं। When 1 ampere of current flow through any cross section area,
which is connected to the 1 volt potential difference is said to be 1 ohm resistance। ठीक है, 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के एंड में और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो उसी को कहा जाता है 1 ओम। यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दें तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इस ओम्स लॉ पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो उस न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज अ 24 वोल्ट बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 24 वोल्ट। आगे क्या है, एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम। रेसिस्टर एक लगा हुआ है, उसका रेसिस्टेंस है 60 ओम। What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible। जो कनेक्टिंग वायर है जो उस दोनों को जोड़ रहा है उसके रेसिस्टेंस को यदि नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, यहां पर हमको करंट का निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। V का वैल्यू यहां कितना दिया हुआ है, 24। रेसिस्टेंस यहां पर कितना दिया हुआ है, 60। इसको जब ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्ट 6 से लगेगा, 6 4 जा, उसका 6 10 जा, फिर 2 5, 2 बाय 5 इक्वल टू 0.4 करंट निकाल रहे थे तो एम्पियर, 0.4 एम्पियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो करंट फ्लो कर रहा है 3.4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में कितना का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 220 वोल्ट। इस क्वेश्चन में आगे करना क्या है, व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। कितना करंट फ्लो करेगा यदि हम उस पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दें 110 वोल्ट का। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस ओम्स लॉ को लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। यहां से हमको निकालना क्या है, करंट दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। यदि हम यहां से रेसिस्टेंस को निकाल लें और उस रेसिस्टेंस को यहां पर पुट कर दें जब 110 वोल्ट का है तो वहां पर यह पता चल जाएगा कि कितना करंट वहां से फ्लो कर रहा है। तो मुझे इसमें चाहिए क्या, रेसिस्टेंस चाहिए, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई। V का वैल्यू यहां पर क्या है, 220 और करंट यहां पर क्या है 3.4। तो यहां पर इसको काटने का कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट रेसिस्टेंस यहां पर पुट कर देंगे और यहीं पर काटेंगे, 2 बार कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इतना रेसिस्टेंस आ गया, इसका यूनिट यहां पर दे देते हैं। उसके बाद बोल रहा है यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर करंट को निकालेंगे, कितना करंट फ्लो करेगा जब 110 वोल्ट को लगा देंगे। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V यहां पर 110 है, रेसिस्टेंस यहां से क्या आ गया 220 अपॉन 3.4। ये 3.4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 इंटू 3.4 अपॉन 220। देखिए इसीलिए इसको काटने का कोई जरूरत नहीं है, आधा दिमाग आप यहां लगाएंगे कि यहां पर किस चीज से ये कटेगा, ऊपर नीचे, डायरेक्ट यहां पर ले आए, अब यहां पर आसानी से ये कट जाएगा। ये 2 टाइम्स में और 2 से ये 1.7 टाइम्स में करंट चाहिए तो 1.7 एम्पियर का करंट वहां से फ्लो करेगा। तो पहले हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे क्योंकि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। यदि हम मेरे पास रेसिस्टेंस रहेगा तो हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि रेसिस्टेंस किस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है कि उसका लेंथ क्या है, जो भी मटेरियल का वो बना हुआ है, जो भी वायर हम कनेक्ट किए हैं उस वायर का लेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि रेसिस्टेंस उसका कितना होगा। मान लेते हैं इतना दूर में इतना रुकावट है, सेम वायर वैसा ही मल्टीप्लाई कर दिया हम 1 किलोमीटर तक,
तो 1 किलोमीटर तक वो रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई होते जाएगा। इतना दूर में ही इतना रुकावट था, तो जब उतना दूर तक हम चले जाएंगे तो और कितना रुकावट बढ़ जाएगा। जैसे 5 मिनट का रील्स देखने से पढ़ाई में इतना रुकावट आ गया, तो आप यदि 4 घंटा तक देखते रहेंगे और ऐसा महीनों तक करते रहेंगे तो एग्जाम आते वक्त आपको वन शॉट वीडियो देख करके ही जाना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द रेसिस्टेंस को यदि आप बढ़ा देंगे तो जो भी सही काम है उसको फ्लो करने में मुश्किल आएगी। तो पहला तो हो गया लेंथ, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ ठीक है, दूसरा क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना भी लेंथ का वो ऑब्जेक्ट है, जैसे इतना छोटा है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसमें कोई रेसिस्टेंस में डिफरेंस नहीं किए हैं, अंदर का मटेरियल चेंज नहीं किए हैं और ना ही लेंथ को बदले हैं, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इतना मोटा कर दिया जाए। ठीक है, इस दोनों केस में किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। क्यों? ये आप समझेंगे, यदि क्लास में 10 बेंच लगा हुआ है और 10 बेंच पर 4-4 बच्चा बैठा हुआ है, टोटल कितना बच्चा हो गया? 40। अब उस क्लास में क्या हो रहा है? हल्ला, क्योंकि वो रेसिस्टेंस है, वो पढ़ना तो चाह नहीं रहा है, टीचर जबरदस्ती उसको पढ़ाना चाह रहे हैं, गार्जियन जबरदस्ती उसको स्कूल भेज दिए हैं, करना उसको मस्ती है, चलाना उसको फोन है, घूमना उसके साथ है, तो पढ़ना वो नहीं चाह रहा है। वो सारा रेसिस्टेंस है एडुकेशन के खिलाफ। अब यहाँ पर इस एरिया को हम फैला दिए, पहले 10 बेंच था, सब पे 4-4 बैठा हुआ था, हम एरिया को पूरा फैला दिए, पूरा रूम बड़ा हो गया, अभी भी उस पर 10 ही बेंच है, अभी भी वहां पर 40 ही स्टूडेंट है, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जिसके वजह से अलग अलग बच्चा बहुत दूर 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 तक जाकर के बैठा है, जिसके वजह से इस पूरे का ओवरऑल रेसिस्टेंस जब निकाला जाएगा तो वो ओवरऑल रेसिस्टेंस अब कम आएगा, क्योंकि 2 बच्चे के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो केओस पहले के कंपेयर में कम कर पाएगा। जो बदमाश बच्चा है उसको पीछे से उठा करके आगे कर दें तो दोस्ती उसका टूट जाता है, जिसके वजह से थोड़ा क्लास शांत रहने का चांस रहता है। तो 2 चीज हो गया, पहला लेंथ, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना रेसिस्टेंस था उतना ही है, बस एरिया को बढ़ा दिए, जिसके वजह से वहां पर उसका संख्या कम हो जाता है। तीसरा ये डिपेंड करता है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर का गुण कैसा है उस पर डिपेंड करेगा वो कितना रुकावट आगे क्रिएट करेगा, वो आदमी कितना सीखा है अपनी जिंदगी में, कितना एडुकेशन को महत्व देता है, हर उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो उस क्लास में कितना रुकावट क्रिएट करेगा। ये मटेरियल हो गया। और एक सबसे लास्ट जिस चीज पर ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमन के केस में भी यही होता है, जिस आदमी का दिमाग एक बार गर्म हो जाता है वो हर चीज में टांग अड़ाते रहता है, वो किसी भी काम को फ्लो से होने नहीं देता है। ये आप किसी भी शादी में फूफा जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका टेम्परेचर हाई हो गया तो वो शादी ठीक से अब हो नहीं सकती है, हर आदमी टेंशन में ही है इस फूफा जी के वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ने से इस केस में होता क्या है, जितना भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो कर रहा था एक लाइन से, जो भी इसके अंदर पार्टिकल है वो सारा पार्टिकल का मूवमेंट बहुत तेज हो जाता है। वो पहले जिस मूवमेंट से फ्लो कर रहा था उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गया, जो ब्रोनियन मोशन है इनसाइड एनी मटेरियल, वो ब्रोनियन मोशन काफी ज्यादा तेज हो जाता है। तो तेज होने के वजह से एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है या फिर एक एटम अभी यहाँ पर है, मूव होकर यहाँ चला गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरह से जो भी जा रहा है, तो यहाँ से जो भी फ्लो करना चाह रहा है उसको काफी ज्यादा रुकावट क्रिएट करेगा। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी को। इससे पहले रेसिस्टेंस पढ़े हैं, रेसिस्टेंस में अभी तुरंत क्या पढ़े थे कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इस दोनों को एक साथ ले आएंगे तो रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/A के। ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, उस कांस्टेंट को रो से डिनोट करते हैं, और ये L/A, ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ठीक है,
यहां से यदि रो का फॉर्मूला लाया जाए इस रेसिस्टिविटी का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिस्टेंस के, और लेंथ यहां डिवाइड में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है रेसिस्टिविटी को। इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर से इसको डिनोट किया जाता है। रेसिस्टिविटी होता क्या है किसी भी मटेरियल का, वो समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या डिफरेंस है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। रेसिस्टिविटी जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर जो रोकने का क्षमता होता है वो होता है रेसिस्टिविटी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, या फिर किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल बाय मटेरियल तो चेंज होते ही रहता है, उस सब पे ये डिपेंड नहीं करता है, ना लेंथ पर ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जिस भी तरह का वो मटेरियल है उस मटेरियल का आंतरिक गुण क्या है किसी भी चीज को रोकने का, उसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस वो पूरा एक पैकेज है। रेसिस्टिविटी एक गुण है जो उसका अंदर का गुण है, और पूरा एक पैकेज जो होता है वो रेसिस्टेंस होता है। यदि लेंथ बढ़ा दें तो वो रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ा दें उसी मटेरियल का तो वो रेसिस्टेंस कम हो गया। लेकिन इस सब चीज से रेसिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिस्टिविटी है जिस भी मटेरियल का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इंटरनल क्या गुण है, वो गुण होता है रेसिस्टिविटी। अब ये ओम मीटर है, तो जैसे हर चीज का पूछा गया 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 एम्पियर को डिफाइन करो, उसी तरह से 1 ओम मीटर को डिफाइन करना होगा। अब 1 ओम मीटर को डिफाइन करना है तो हर एक चीज के वैल्यू को 1 पुट करना पड़ेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 ओम रेसिस्टेंस which have 1 meter length and 1 meter square area of cross sectional, then the resistivity is 1 ohm meter। आगे कुछ एलॉय को देख लेते हैं। एलॉय जो होता है उसका रेसिस्टेंस ये नॉर्मल मेटल से बहुत ज्यादा होता है। कुछ एलॉय जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वो एलॉय किस चीज से बना हुआ होता है। पहले तो यही समझ लेते हैं कि एलॉय होता क्या है। एलॉय जो भी मेटल है उसका रेसिस्टेंस कम है, उसके रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, वो उतने आसानी से उसमें जंग ना लगे उसके लिए, यानी कि उस मटेरियल को और बेहतर करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है। यदि दूसरे किसी मेटल को मिक्स कर करके उसको बनाया गया है, या फिर किसी भी दूसरे चीज को मिक्स कर करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसको कहते हैं एलॉय। तो एलॉय में 3 एलॉय है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है मैंगनीज जो कॉपर, मैग्नीशियम और निकेल से बनता है। इसका रेसिस्टेंस 25 टाइम्स ज्यादा है कॉपर से। कॉन्स्टेंटाइन क्या है? कॉपर और निकेल से बना हुआ है। इसका रेसिस्टेंस जो होता है वो 30 टाइम्स ज्यादा है कॉपर से। और थर्ड वायर क्या है? नाइक्रोम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नाइक्रोम पर ही पूछा जाता है क्योंकि ये आयरन में इस्तेमाल होता है। ये नाइक्रोम बना हुआ किस चीज का होता है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। अब सवाल ये है कि नाइक्रोम वायर ही आयरन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर में। अब सवाल ये है कि नाइक्रोम वायर ही आयरन में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है। आयरन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी चीज को आयरन करने के लिए। जब आयरन बहुत ज्यादा गर्म होगा तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज को आयरन करने के लिए। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रुकावट, उतना ज्यादा घर्षण, जितना ज्यादा आपस में घर्षण उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। 2 आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जितना ज्यादा वो लड़ाई करेंगे उतना भीड़ इकट्ठा होगा, उतना वहां पर घर्षण होगा, वो उतना उस माहौल का टेम्परेचर हाई होता जाएगा। वही बात यहाँ पर भी होता है। नाइक्रोम का रेसिस्टेंस हाई है क्योंकि ये एक एलॉय है। इसका रेसिस्टेंस हाई है तो वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करना चाह रहा है उसके फ्लो को ये रोक देता है। जब फ्लो रुक गया, फ्लो धीरे हो गया, उसके वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी के लॉस का ही इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, इसलिए वो करना यहाँ पर जरूरी होता है। दूसरा एक जिस वजह से ये नाइक्रोम इस्तेमाल होता है वो ये है कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। किसी के साथ भी
बहुत आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे एलॉय का इस्तेमाल किसी मेटल में जंग नहीं लगे उसके लिए भी किया जाता है। उस मेटल को किसी के साथ भी कंबाइन कर दिया गया, अब वो जंग उसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है नेचर के साथ, तो इसमें जंग लगने का खतरा कम होता है, इसलिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए इस्तेमाल होता है। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सीरीज में कनेक्ट किया गया। रेसिस्टेंस को इससे डिनोट करते हैं, आपको बताए थे कि सिंबल को याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यही समझ में नहीं आएगा कि वो क्वेश्चन पूछ किस चीज पे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट को, यहां पर या तो कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है या फिर डायरेक्ट कोई रेसिस्टेंस ही लगा हुआ है। अलग अलग रेसिस्टेंस को एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया गया है। इस रेसिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और ये रेसिस्टेंस को हम R3 मान लेते हैं। एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इसको कनेक्ट किया गया है, तो जब इस तरह से कनेक्शन किया जाता है इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। दूसरे तरह का कनेक्शन क्या होता है, वो होता है पैरेलल कनेक्शन। जो अलग अलग रेसिस्टेंस को हम पैरेलली किसी वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरह के कनेक्शन को कहा जाता है पैरेलल कनेक्शन। इसको रेसिस्टेंस 1 मान लेते हैं, ये रेसिस्टेंस 2 है और ये रेसिस्टेंस 3 है। यहां से कोई करंट फ्लो कर रहा है और इसमें इस जगह से करंट फ्लो कर रहा है। अब इस दोनों चीज में होता क्या है, यहां पर जो होता है वो करंट सेम रह जाता है। जब यहां से करंट फ्लो कर रहा है इस रेसिस्टेंस के साथ, तो यहां पर करंट सेम रह जाता है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस अलग अलग है, उसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मानते हैं, तो इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा और इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो जाएगा। अलग अलग रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है सीरीज कनेक्शन में। सेम क्या रहता है, करंट। यहां पर से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर 3 वायर का कनेक्शन आ गया। अब तीनों में करंट जाना जरूरी है, लेकिन इसका बाहर का जो पोर्शन है वहां से सेम पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड है हर जगह पर। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां से कनेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो यहां पर आकर के यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूज हो गया, कुछ यहां पर यूज हो गया और कुछ यहां पर यूज हो गया। अब इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, तो यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट निकल रहा है। तो ये सारा करंट जब यहां पर जा रहा है तो कुछ करंट इस डायरेक्शन में चला गया, इसका कुछ करंट इस डायरेक्शन में, इसका कुछ करंट इस डायरेक्शन में। तो यहां पर चेंज क्या हो गया, करंट। सेम क्या रह गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर चेंज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। सेम क्या रह गया, करंट। ठीक है, तो यहां पर करंट को अलग अलग कर देते हैं, ये I1, ये I2 और ये I3। अब इसमें क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इस सब से नहीं, वो पूछा जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से। अब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता क्या है, जब एक रेसिस्टेंस है तो उस ऑब्जेक्ट में एक ही रेसिस्टेंस है, उसमें कुछ भी अलग निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा रेसिस्टेंस जब वहां पे हो गया तो उसमें हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा कि ओवरऑल उस वायर का ही रेसिस्टेंस क्या है, पूरे उस सर्किट का रेसिस्टेंस क्या आया, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पर 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा। रेसिस्टेंस के बारे में बताए थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। तो यहाँ पर लेंथ इसका बढ़ते जा रहा है, कैसे निकालते हैं वो अभी बता देते हैं। फिर इस केस में आया तो यहाँ पर तीनों अलग अलग पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या अलग हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया है। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम कैपिटल V मान लें तो कैपिटल V किसके बराबर होगा, क्योंकि जो भी रेसिस्टेंस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस तो इसी वायर में यूज हुआ है ना। तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3।
और ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो है वो है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पर अलग अलग हो गया है। रेसिस्टेंस V इक्वल टू ये आई आर है, तो रेसिस्टेंस हर जगह पर, यहाँ पर R1, यहाँ R2 और यहाँ पर R3। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, I और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट, उस पूरे वायर का क्या रेसिस्टेंस है, करंट तो चेंज हो नहीं रहा तो वो I ही रहेगा। अब यहाँ पर V1 इक्वल टू आई R1, V2 इक्वल टू आई R2 और V3 इक्वल टू आई R3। यहां से यदि I को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां I R इक्विवेलेंट, तो यहां से I कट जाएगा। रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, बस सारे रेसिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं, वही हो जाता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पैरेलल कनेक्शन में सेम क्या रह गया, पोटेंशियल डिफरेंस, अलग क्या हो गया, करंट। लेकिन यहां से जब करंट निकलेगा तो वो सारा करंट यहां से आकर के फिर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल करंट को यदि हम कैपिटल I माने तो ये सारा चीज ऐड करके इसके बराबर हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां से I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। सेम इसमें है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज हुआ क्या क्या, रेसिस्टेंस तीनों जगह पर और उसके वजह से करंट तीनों जगह पर। तो यहां पर से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट, इक्वल टू I इक्वल टू V, तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस V अपॉन R2 और यहां पर से V अपॉन R3। यहां पर यदि V को कॉमन ले लिया जाए तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लिए, यहां 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब भी यहां पर कॉमन आ चुका है तो ये इस जगह पर कट जाएगा। तो यहां पर से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्शन होता है तब। वहां सारा रेसिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल में आ जाता है और उस सब का एलसीएम लेकर के फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस दोनों केस में आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, इसको प्रूव करने के लिए भी आता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन, या फिर प्रूव दैट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन इज इन रेसिप्रोकल फॉर्म, जो भी क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए R इक्विवेलेंट क्या हुआ है, सारा रेसिस्टेंस जुट गया। जब सभी रेसिस्टेंस को हम जोड़ देंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा वैल्यू आ जाएगा। यदि एक ही रेसिस्टेंस है या फिर सारा रेसिस्टेंस सेम ही लगा हुआ है तब वो उसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग रेसिस्टेंस है तो इसका सबसे बड़ा जो है उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। लेकिन इस केस में क्या है, सारा वैल्यू रेसिप्रोकल में है। जितना रेसिप्रोकल बढ़ता जाएगा, जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, उतना ओवरऑल रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। तो जब पैरेलल कनेक्शन होता है उस केस में जो सबसे कम वैल्यू का रेसिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू आता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का। इस केस में जो सबसे बड़ा है उससे भी ज्यादा आता है और इस केस में जो सबसे छोटा है उससे भी कम आता है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछता ही है, तो इस टॉपिक का जितना भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है या फिर जहां से भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स को आप जरूर प्रैक्टिस करें। एक दो जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं करवा देता हूं, फिर आगे अलग से न्यूमेरिकल्स स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, फिर उससे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम।
एक रेसिस्टेंस है जो 6 ओम का है और उसके साथ एक दूसरा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है जो 4 ओम का है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर दिया हुआ है 20 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया गया है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इसमें निकालना क्या है, अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेसिस्टेंस। जो 6 ओम का रेसिस्टेंस है इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अभी तुरंत बताए थे जब सीरीज कनेक्शन होता है तो उसमें अलग अलग रेसिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहां पर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 20 वोल्ट। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, करंट हमेशा सेम रहता है, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। V का वैल्यू है 20 और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे R1 प्लस R2। यहां दो ही ऑब्जेक्ट है, दो ही रेसिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 करेंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 ओम। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया 10, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। करंट यहां पर 2 एम्पियर आ चुका है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है कि 6 ओम के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। आई यहां पर 2 एम्पियर और रेसिस्टेंस यहां पर 6, तो 12 वोल्ट इस जगह पर होगा। आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यू सही आया या नहीं आया। तो 4 ओम के पास देख लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू करंट यहां पर 6, करंट यहां पर 2 और रेसिस्टेंस यहां पर 4, तो 4 2 जा 8, 12 यहां पर, 8 वोल्ट यहां पर, टोटल हो गया 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इस पूरे सर्किट में था। एक और आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन पर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अलग अलग रेसिस्टेंस है, 3 ओम एंड 6 ओम, इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है। जब पैरेलली कनेक्ट होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किस तरह से आता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो यहां से 1 बाय 3 हो जाएगा प्लस 1 बाय 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 6, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6 और यहां पर 1, तो 3 बाय 6 इक्वल टू 1 बाय 2। अब 1 बाय R इक्विवेलेंट, यहां पर सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं, वो लास्ट के आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 2 है, ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय 2 नहीं है। तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, या तो आप डायरेक्टली उसको इन्वर्स कर दें, 1 बाय 2 है तो इसको पलट दें 2, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से R इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 2। ठीक है, रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इस पर जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अभी इसके थ्योरी को पढ़ते हैं, आगे इसमें पावर को पढ़ना है। इस पावर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसके जो फॉर्मूला है उसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो पावर टॉपिक को भी काफी अच्छे से पढ़ करके जाना पड़ेगा। पावर होता क्या है, कितना वर्क डन किया गया किसी फिक्स टाइम में, उसको कहते हैं पावर। इस जगह पर क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया किसी अप्लायंसेस के द्वारा, वही उस अप्लायंसेस का पावर है। पावर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, रेट एट विच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम एनर्जी। जिस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है उसी को कहते हैं पावर। अब जहां पर भी रेट का बात आता है वो आप क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब रेट का बात आ रहा है मतलब उसमें टाइम से डिवाइड किया जा रहा है या फिर किसी चीज से डिवाइड किया जा रहा है ताकि उसको रिलेट कर पाए। तो पावर इक्वल टू होता है कितना वर्क डन किया गया अपॉन किसी फिक्स टाइम में। वर्क डन इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है,
वर्क डन इक्वल टू होता है VIT। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में लगा हुआ है, कितना करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के तो होता ही है, वो रेसिस्टेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर कितना समय तक के लिए वो वर्क डन किया गया है, तो वो फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू VIT, और वर्क का SI यूनिट होता है जूल। पावर का SI यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा, पावर का SI यूनिट होता है वाट। कितना वाट का? वो अप्लायंसेस है। अब पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है VIT। तो यहां से पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा? पावर इक्वल टू वर्क के जगह पर VIT अपॉन T, तो ये T और ये T कट जाएगा, यहां पावर इक्वल टू VI। ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया पावर इक्वल टू VI, लेकिन हम V इक्वल टू IR भी जानते हैं। तो यहां से हम V का वैल्यू यदि पुट कर दें, ये पहला फॉर्मूला हो गया। यदि हम V का वैल्यू यहां से पुट कर दें IR इंटू I, तो ये क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? यदि हम इसी फॉर्मूला में I का वैल्यू यदि पुट कर दें, तो V अपॉन R इक्वल टू I, तो यहां से पावर इक्वल टू V इंटू V अपॉन R, I की जगह पे V अपॉन R पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, तीन फॉर्मूला है। यदि हमको पावर निकालना है, या फिर पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, हमको करंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही नहीं हुआ है, हमको पावर निकालना है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस और करंट का हमको जरूरत पड़ेगा, और जब करंट ही नहीं दिया हुआ है, तो इस दोनों फॉर्मूला का तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तब हमको वो फॉर्मूला पर जाना पड़ेगा, और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो किस समय पर क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम अलग अलग फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं इस पावर को निकालने के लिए। अब इसमें दो तीन चीज और समझना है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिसिटी का कितना एनर्जी वहां पर से पास हो रहा है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया गया है, वो है उस ऑब्जेक्ट का पावर। कितना पावर, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और कितने समय तक कर रहा है, वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। एक और चीज जो समझना है वो है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा, और वो वैल्यू आता कैसे है वो भी आपको समझना पड़ेगा। पहला तो एक वाट, किलोवाट का मतलब जिसमें किलो लगता है उसमें किस चीज से मल्टीप्लाई होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 किलोवाट का यदि बात होगा तो 1000, और किलोवाट आवर है, लेकिन यहां पर ये जूल का जो एनर्जी निकलता है वो पर सेकेंड में खर्च होता है। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, तो 3600, या फिर 60 इंटू 60 आप इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 36, 2 जीरो यहाँ पर और 3 जीरो यहाँ पर, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। समझ गए? 1 किलोवाट आवर का मतलब है इतना जूल एनर्जी वो कंज्यूम किया है। अब 100 वाट या फिर कोई भी वाट दिया हुआ है, इस वाट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 वाट का मतलब है 100 जूल एनर्जी हर एक सेकेंड वो कंज्यूम करता जा रहा है। 100 वाट का ये मतलब है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। कितना वर्क किया गया, वर्क क्या है? जूल। जब 100 वाट आया है तो एक सेकेंड में कितना जूल एनर्जी वो यूज किया है, तो 100 वाट, वहां से इसका मतलब है 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया है। एक और चीज जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो कितना रुपया लगेगा जब इतना एनर्जी कोई घर वाला इस्तेमाल किया है, तो वो रुपया वो यूज होता है, वो कैलकुलेट होता है यूनिट पर। यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। इतना एनर्जी यदि कंज्यूम किया गया है किसी एक घर के द्वारा, किसी एक जो डिवाइस उस घर में लगा हुआ है उस डिवाइस के द्वारा, तो 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। तो एक यूनिट का जो भी कॉस्ट होगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका वैल्यू आ जाएगा कि उस घर वाले को कितना रुपया पे करना पड़ेगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 110 वाट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पर दे दिया है 220 वोल्ट
पावर यहां पर दे दिया है 100 वाट। आगे क्वेश्चन क्या है, द पावर व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यदि उसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया गया है तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज क्या नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि बदल दिया जाएगा तो करंट तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो भी चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट उस मटेरियल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उस मटेरियल का रेसिस्टेंस। तो यहां से यदि हम रेसिस्टेंस को फाइंड कर लें, उसके बाद फिर से जब कैलकुलेट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा वो कितना पावर यूज कर रहा है। तो रेसिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला होता है पावर का, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से जो रेसिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, पावर का वैल्यू दिया हुआ है 100 और V स्क्वायर क्या हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस यहां पर चला जाएगा ऊपर, रेसिस्टेंस इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये कट जाएगा तो 22 इंटू 22। इसको सॉल्व करने का अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया इसका रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, तो हमको निकालना क्या है, पावर निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V स्क्वायर तो 110 इंटू 110 अपॉन रेसिस्टेंस 22 इंटू 22। यही मजा है इसको कैलकुलेट नहीं करने का, कोई जरूरत नहीं है, बाद में काटना ही पड़ता। तो 22 से ये 5 टाइम्स में, 22 से ये 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25 वाट, इतना पावर ये कंज्यूम करेगा। अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहीं से भी फ्लो कर रहा है तो वहां पर जो हीट जनरेट होता है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो हीट जनरेट क्यों होता है उसके बारे में बता चुके हैं। वहां पर रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन का फ्लो टकराता है। जब कोई भी चीज के फ्लो को वो रोकेगा तो वहां पर घर्षण पैदा होगा, उस घर्षण की वजह से हीट जनरेट होता है। अब जितना ज्यादा घर्षण उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। वही हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, जो भी पावर है इसमें आप जनरली इसका फॉर्मूला याद रखिए और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके प्रॉब्लम्स को वो आप ज्यादा कीजिए। इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने का अभी कोई जरूरत नहीं होता है। पावर इक्वल टू होता है VI, यही पावर कितना देर तक कंज्यूम किया जा रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा, वही उसका हीटिंग इफेक्ट बन जाता है। तो जितना भी पावर का फॉर्मूला होता है उसमें बस हम टाइम को यदि जोड़ दिया, टाइम को यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हो जाता है उस ऑब्जेक्ट का हीटिंग इफेक्ट। तो पावर इक्वल टू एक और क्या फॉर्मूला है, V स्क्वायर अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। पावर का एक और क्या फॉर्मूला होता है, I स्क्वायर आर, तो इसका हो जाएगा I स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूला इसका हो जाता है हीटिंग इफेक्ट का। आपको ज्यादा हीटिंग इफेक्ट समझना है तो आप किसी भी पति पत्नी को 2-4 दिन ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको हीटिंग इफेक्ट समझ में आ जाएगा। अब इस हीटिंग इफेक्ट पर एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन काफी अच्छा है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। यहाँ चार्ज क्या दे दिया है, चार्ज यहां पर दिया हुआ है 96,000 कूलम। इतना कूलम का चार्ज वहां से फ्लो कर रहा है। टाइम यहां पर दिया हुआ है, ये 1 आवर तक फ्लो कर रहा है। 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड। टाइम भी यहां पर दे दिया, उसके बाद यहां पर वोल्ट दिया हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। चार्ज दिया, टाइम दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो यहां पर ये कैलकुलेट करना है कि कितना हीट जनरेट होगा। तो यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो H इक्वल टू I स्क्वायर आर इंटू टी। लेकिन यहां पर ना हमको करंट पता है और ना ही रेसिस्टेंस पता है, सिर्फ पता क्या है, टाइम। तो पहले हमको करंट और रेसिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। कितना चार्ज कितने समय में फ्लो किया है। तो यहां पर चार्ज दिया हुआ है 96,000, टाइम यहां पर दिया हुआ है 60 इंटू 60। तो इससे इसको काट दिए, इससे इसको काट दिए, यहां पर ये 960 अपॉन 36।
ठीक है, ये आ गया करंट, इतना एम्पियर का करंट यहां पर से फ्लो कर रहा है। चाहिए क्या दूसरा, रेसिस्टेंस। तो यह आएगा कैसे, V इक्वल टू आई आर। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन आई इक्वल टू आर। आई हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 50 और करंट यहाँ पर आ गया 960 अपॉन 36। तो 36 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 960 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इतना ओम का रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस भी हमको पता चल गया, करंट भी हमको पता चल गया और टाइम भी हमको पता ही है। अब हीट कितना जनरेट होगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। H इक्वल टू आई 960 अपॉन 36। ठीक है, रेसिस्टेंस 50 इंटू 36 अपॉन 960 और टाइम 60 इंटू 60। इस 36 से ये 36 कट जाएगा, 960 से 960 कट जाएगा। बचा क्या, एक 36 बचा, तो 6 यहाँ पर 10 कर देते हैं और ये 36 भी यहाँ से चला गया। बचा यहाँ पर 50 और ये 960। तो 96 5 जा 480 होता है। एक जीरो यहाँ से आया, एक जीरो यहाँ से आया और 2 जीरो उस जगह से। अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ले आएंगे, 2 4 6। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी, 6 जूल हीट क्रिएट करेगा। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक पर। उस लास्ट टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट में यह जानना होता है कि कोई भी अप्लायंसेज हमेशा पैरेलली ही क्यों कनेक्ट किया जाता है, उसको सीरीज में क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं। अलग अलग वायर जो होता है उसका क्या कलर होता है, ये दो टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलली ही क्यों कनेक्ट करते हैं, यदि सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो क्या डिसएडवांटेज इसका होगा। तो सीरीज में कनेक्ट यदि करेंगे तो जो भी अप्लायंसेज होता है उसमें जो स्विच को लगाया जाएगा, यदि एक स्विच उसमें लगा हुआ है तो उस स्विच को बंद करेंगे तो जितना भी अप्लायंसेज है सब बंद हो जाएगा। अभी जैसे ठंड का समय है तो एक स्विच से ही यदि हम फैन को और बल्ब को कनेक्ट कर दें, और यदि हमको रात को पढ़ना है और बल्ब हम जला दिए तो हम जिंदा बचेंगे? जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि फैन भी उसके साथ ही चलेगा। ये उसका डिसएडवांटेज है। तो हम अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं जब वो सीरीज कनेक्शन है, लेकिन वो यदि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम आपको याद है? यदि इस तरह से पैरेलल कनेक्शन है तो हम इसका स्विच यहां पर दे देंगे, इसका यहां पर दे देंगे, इसका यहां पर दे देंगे। हमको फैन चलाना है फैन चलाना है, बल्ब चलाना है बल्ब चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है मोबाइल चार्ज करेंगे। लेकिन यदि सीरीज कनेक्शन में यदि आप मोबाइल चार्ज करने लगे तो और फैन भी चलने लगा तो आपका रील्स के चक्कर में जान चला जाएगा, तो वो तो आप कर नहीं पाएंगे। तो एक स्विच जो होता है वो अलग अलग स्विच हम लगा सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में। दूसरा क्या इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब पढ़ रहे थे तो उस समय आप देखे थे जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है उससे भी ज्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है सीरीज कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो सबसे कम रेसिस्टेंस है उस ओवरऑल कनेक्शन का उससे भी कम रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए उसको पैरेलली ही कनेक्ट किया जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, यदि एक भी कोई अप्लायंसेस खराब हो गया तो पूरा सर्किट ही काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहां से अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट अब खराब हो चुका है। यदि 4-5 बल्ब लगा हुआ, एक बल्ब यदि खराब हो गया बीच में से तो सारा बल्ब नहीं जलेगा। एक अप्लायंसेस खराब हो गया तो उस पूरे घर का पूरा सर्किट का कुछ भी नहीं जलेगा। तो इसीलिए हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्विच नहीं लगा पाएंगे, रेसिस्टेंस उसका हाई हो जाएगा। एक खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा। और एक और जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा। तो जिसको 10 वोल्ट चाहिए उसको 20 वोल्ट मिल गया, जिसको 20 वोल्ट चाहिए उसको 5 ही वोल्ट मिल पा रहा है। तो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिससे कोई भी अप्लायंसेस ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये सब इसका डिसएडवांटेज है। जो सीरीज का डिसएडवांटेज है वही पैरेलल का एडवांटेज है।
इसमें स्विच नहीं लगा सकते हैं अलग अलग, इसमें स्विच लगा सकते हैं अलग अलग। इसका रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, इसका रेसिस्टेंस लो रहता है। इसमें एक यदि खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। इसमें मान लेते हैं ये वाला खचरा हुआ खराब हो गया, लेकिन इस दोनों को इससे कोई फर्क पड़ रहा है? करंट यहाँ आ रहा है, इधर भी जा रहा है, खराब है, नहीं जलेगा। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों तो जलेगा ही। ठीक है, तो इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमेशा सेम रहता है, तो सब इलेक्ट्रिसिटी कितना करंट उससे फ्लो कर रहा है, जितना उसको जरूरत है उतना करंट उससे फ्लो करेगा। तो ये सब उसका ये सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज है। लेकिन सीरीज कनेक्शन उस जगह पर कनेक्ट किया जाता है जहां पर हमको सारा चीज एक साथ ही जलाना है। जैसे बर्बादी में जैसा शुरू में ही बताए, जो शादी होता है उसमें जो बुकबुकिया लगा हुआ रहता है, उस तरह से वो स्ट्रिप में लगा हुआ है, वो एक स्विच को ऑन करते हैं और सारा एक साथ जलता है। लेकिन वहां पर उसका जरूरत है। दो और चीज इसमें जानना है कि वायर का कलर क्या होता है। रेड कलर जो होता है, रेड खतरा का निशान है, तो इससे आप याद रखिएगा ये लाइव होता है। दूसरा होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक जो होता है वो होता है न्यूट्रल। अर्थ जो होता है, अर्थ पर बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, ऐसा लोग कहा करते थे, हम लोग तो नहीं देखे हैं, आजकल इतना बर्बाद कर दिए, कुछ बचा ही नहीं है। इतिहास में कभी हुआ करता था, इसलिए अर्थ का जो वायर होता है वो होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, कॉमर्शियल वायर जो होता है उसमें येलो और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगले दिन मैथ के किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।